हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल टेक पब बाय विवेक मित्तल। वायरिंग हार्नेस की सीरीज में हम लोग आज सीखेंगे कि वायरिंग हार्नेस की जब हम कॉस्टिंग करते हैं तो हम लोगों को किन चीज़ों का ध्यान रखना है एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट। ये बायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो लोग जेडबीसी करते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। सभी के लिए एक कॉमन चीज है ये। आप इसको सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वायरिंग हार्नेस का सेटलमेंट भी जब करना है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है और प्राइस अपडेट कैसे होंगे। सी आई ऑलरेडी टोल्ड कि ये जो वायरिंग हार्नेस है ये प्रोप्राइटरी नेचर की कॉमोडिटी है। बहुत कम ओईएम्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस में इसकी जीरो बेस कॉस्टिंग की जाती है। मोरोवर जो सप्लायर मिंडा मदरसन या जो भी बड़े बड़े सप्लायर हैं उनके पास में कैपिटल एच या फिर ऐसे बड़े सॉफ्टवेयर रहते हैं जिसमें कि जब बिल ऑफ मटेरियल एंटर हो जाता है तो कॉस्टिंग बाय डिफॉल्ट निकल के आ जाती है। तो उसी के बेस पे सब सेटलमेंट्स होते हैं और कुछ उसमें थोड़ा बहुत नेगोशिएट करके। लेकिन प्रॉपर किस तरीके से इसकी वर्किंग होनी चाहिए, आइडियल तरीका क्या है, तो वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो आज के इस सेशन में हम लोग अभी तक प्रीवियस सेशन में वायर का रेट कैलकुलेट करना, सेकंड प्रोसेस शीट कैसे बनानी है, इनपुट मटेरियल क्या है, ये सब हम समझ चुके हैं। आज के इस सेशन में हम इससे कुछ हटके सीखेंगे कि वायरिंग हार्नेस में जब आप इसकी वर्किंग करते हैं, इसकी वर्किंग में इन्वॉल्व रहते हैं, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और बेसिकली सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि आपने एक प्राइस फिक्स कर दिया, अभी उस प्राइस को अपडेट कैसे करना है, बिकॉज कॉमोडिटी इंक्रीज होता रहता है। चाइल्ड पार्ट्स के जो प्राइसिंग है वो भी चेंज होती रहेगी। तो वो प्राइसिंग को आपको लिंक कैसे करना है बेसिकली रॉ मटेरियल के साथ में। अल्टीमेटली कोई भी आप आइटम खरीदते हो या किसी भी चीज की आप कॉस्टिंग करते हो, वायरिंग हार्नेस रहने दो, कुछ भी रहने दो, उसमें कोई ना कोई रॉ मटेरियल लगता है उसको बनाने के लिए। ठीक है, वो भले स्टील रहने दो, भले प्लास्टिक रहने दो, भले एल्यूमिनियम रहने दो, कास्टिंग फोर्जिंग कुछ भी रहने दो, उसमें जो बेस मटेरियल लगता है वो बेस मटेरियल अल्टीमेटली जो उसका रेट मिलता है ना वो केजी के हिसाब से मिलता है। इस पूरी दुनिया में आप कोई भी आइटम खरीद लो, हम लोग इवन ये जितने कपड़े वगैरह ये सब सब भी हम खरीदते हैं ना कहीं इसका रेट भी जो इनिशियल जब इसकी प्रोक्योरमेंट होती है ना, तो 100% ये भी किलो के भाव में बिकता होगा। ठीक है, तो ये एक ट्रूथ है। तो हम लोग इसके बारे में समझेंगे कि इसको हम लोगों को रिलेशन कैसे बिल्ड करना है, इसका ना रॉ मटेरियल का रिलेशन, उसको फाइनली प्रोडक्ट के साथ कैसे बिल्ड करना है। ये मैंने एक छोटा सा शीट प्रिपेयर करके रखा है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल वायरिंग हार्नेस के अंदर हम चार तरह की मटेरियल हम लोग पकड़ते हैं मोर ओवर। वो चार तरह के मटेरियल में सबसे प्राइम हो गया आपका कॉपर, क्योंकि जो वायरिंग हार्नेस में वायर रहती है वो कॉपर की रहती है, प्योर कॉपर होता है 99.99%। ठीक है, तो उसमें वायरिंग हार्नेस में कॉपर का रेट ट्रैक करने के लिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का एक वेबसाइट है, वहां से आप जाके कॉपर का रेट निकाल सकते हैं। पहले सर्कुलर आता था बट अभी आज की डेट में सर्कुलर नहीं आता है, तो आपको LME लंदन मेटल एक्सचेंज उसकी साइट से जाके आपको कॉपर का प्राइस रेफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा आता है, मैं आपको बताऊंगा अभी साइट खोल के बताता हूँ कि प्राइस कैसे निकालना है उसका, इसी सेशन में बताऊंगा आपको। दूसरा होता है ब्रास। अभी जो ब्रास होता है वो कॉपर और जिंक का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो आपको LME की साइड से जिंक का रेट भी मिल जाएगा और कॉपर का रेट भी मिल जाएगा। और मोस्टली जब आप वायरिंग हार्नेस के लिए कॉपर ब्रास यूज करते हो तो उसमें 70-30 का रेशो रहता है। 70% कॉपर रहता है, 30% जिंक रहता है। तो दोनों के मिक्सचर से ये ब्रास की शीट जो शीट बनती है, और उससे और बेसिकली जो कॉपर है जैसे वायरिंग हार्नेस के लिए यूज होता है, ऐसे जो ब्रास है वो मोस्टली टर्मिनल्स के लिए यूज होता है। टर्मिनल्स के लिए एल्यूमिनियम भी यूज होता है, आजकल कॉस्ट रिडक्शन के लिए यूज होने लग पड़ा है। लेकिन प्राइम जो रहता है वो ब्रास रहता है, क्योंकि जो ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हैं वो बड़े क्रिटिकल रहते हैं, वायरिंग हार्नेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आई डोंट थिंक कि उसमें कोई रिस्क लेगा, तो आज भी वो ब्रास के ही रहने चाहिए। बिकॉज अभी मैं अपडेटेड नहीं हूँ इसमें, 15 साल पहले तक तो जब मैं वर्किंग करता था तब ब्रास के टर्मिनल यूज होते थे। अभी माइट भी होने लग पड़े होंगे, तो मुझे इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप लोग जो कनेक्टेड है इसके साथ में रिसेंट में, आपको ये समझ में रहेगा। तो वो एल्यूमिनियम भी बड़ा कॉमन है, एल्यूमिनियम का रेट भी मिल जाता है, वो भी आप रेफरेंस ले सकते हो। तीसरा आता है PVC। जो इलेक्ट्रिकल वायर होती है उसके ऊपर में जो इंसुलेशन रहता है वो PVC का रहता है, उसका ना PVC का कोई ग्रेड रहता है। वो ग्रेड नॉर्मली मैन्युफैक्चरर डिक्लेयर नहीं करते हैं,
बट आप उसको पीवीसी पकड़ के चल सकते हो उसको, ठीक है। उसका भी रेट का मैं आपको बताऊंगा रेफरेंस कहाँ से ले सकते हैं आप। और चौथा मटेरियल होता है नाइलॉन 66। पीवीसी, सॉरी मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ, पीवीसी ऐसा नहीं है कि सिर्फ वायर के ऊपर इंसुलेशन में लगता है। बहुत सारे ऐसी सील्स आती हैं जो कि सील्स बेसिकली पीवीसी की बनी होती हैं, कैप्स आती हैं, ग्रोमेट्स आते हैं, जिसमें हम पीवीसी मटेरियल कंसिडर करते हैं, ठीक है। और चौथा मटेरियल होता है नाइलॉन का, कोई ग्रेड रहता है, वो 6 या 66 में से कोई ग्रेड रहता है। तो क्योंकि ये जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, ये प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है, तो कोई भी अपने प्रोडक्ट का एग्जैक्ट ग्रेड नहीं बताता है, तो हम लोग नाइलॉन 66 पकड़ के चलते हैं उसके अंदर। आप 6 भी पकड़ सकते हो, 66 भी पकड़ सकते हो। जब डेल्टा की बात करेंगे तो वो डेल्टा सेम ही रहने वाला है, मोर ओवर दोनों का डेल्टा सेम ही रहता है। नाइलॉन के 2 ग्रेड आते हैं, तो नाइलॉन 66 हमने इसमें पकड़ा। इसका भी मैं आपको रेफरेंस बताऊंगा कहाँ से मिलता है। तो अभी हम शुरू करते हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप वायरिंग हार्नेस का आपने एक पूरा पैटर्न बताता हूं आपको कैसे करना है। आपने लेट से आप मिंडा के साथ में सेटलमेंट कर रहे हो, ठीक है। आपने मिंडा से इनिशियली जब फर्स्ट टाइम आपने सेटलमेंट किया मिंडा के साथ में, तब आपने पूरे उसके जितने चाइल्ड पार्ट से इनपुट मटेरियल है वायरिंग हार्नेस में, जो आपके प्लांट में लगते हैं, आपके प्रोडक्ट्स में लगते हैं, वो सब का आपने एक इनपुट मटेरियल का उनसे लिस्ट ले लिया, ठीक है। सबसे पहला काम ये कर लिया। और उस इनपुट मटेरियल के अगर और ज्यादा अच्छी स्टडी करनी है, जैसे मैंने किसी टाइम में बहुत अच्छी स्टडी की थी, तो आप क्या कर सकते हो, वो जो इनपुट मटेरियल्स है ना, उनके फोटोग्राफ्स भी ले सकते हो आप। ये देखो, ये डेटा मैंने किसी टाइम में कलेक्ट करके रखा था। वायर का जैसे डेटा है, ठीक है, वो दिखने में कैसा है आइटम, जैसे ये कॉपर का, ये ये जो है ना, ये आपका कपलर बोलते हैं इसको, हाउसिंग भी बोलते हैं, टू वे हाउसिंग, ठीक है। तो ये कौन सी सीरीज का है, उसका प्राइस क्या है, ये सब डाटा मैंने किसी टाइम में प्रिपेयर किया था पूरा ना, बहुत मेहनत लगी थी इसको करने के लिए। तो आप लोगों को भी एक बार तो अगर इसमें पूरा डूबना है, इसको सीखना है, तो पूरा मेहनत करना पड़ेगा आपको, पूरा का पूरा वो सेटल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसको, ये आइटम कितने आइटम है उनके, और उस हर आइटम की फोटो खींच के आप अपनी एक लाइब्रेरी बिल्ड करो सबसे पहले, लाइक दिस, ऐसे ही। और फिर उसका प्राइस उनसे पूछो कि इसका प्राइस क्या है, और वो उसका स्पेसिफिकेशन क्या है कंप्लीट, ठीक है। और चौथा आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, उस वक्त जो उन्होंने प्राइस दिया है, उस वक्त उसका बेस रेट, रॉ मटेरियल का बेस रेट क्या है। जैसे मान लो कपलर्स हैं, कपलर्स जो हाउसिंग्स हैं मोस्टली नाइलॉन की बनी होती हैं, नाइलॉन 66 पकड़ के चलो आप। तो आप ये देखो कि नाइलॉन 66 का मान लो ये 3.59 रेट है, अब ये 35.59 जब का रेट है, उस वक्त रॉ मटेरियल का बेस रेट क्या था, ठीक है। तो जब आपने रॉ मटेरियल का बेस रेट यहाँ पे फिक्स कर दिया, अब जब आप प्राइस इंक्रीज आएगा तो हम देखेंगे कि वो, अभी बेस रेट ऐसा नहीं है कि मान लो मिंडा बोलेगा कि बेस रेट इसका 200 रुपए है, लेकिन वो 200 रुपए ऐसी जगह के आपको बेस पकड़ना है जहां पे आप भी उसको देख सको और मिंडा का पर्सन भी देख सके, वो रेट सेम ही निकलेगा, ठीक है। जैसे लंदन मेटल एक्सचेंज है, प्लास्ट मार्ट है, वहां पे वो रेट ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं, वो किसी पर्सन के हाथ में नहीं होते हैं। तो अभी इसमें एक चीज और डीप में आपको चीज बताता हूँ। मान लो कि आपने ये वायरिंग हार्नेस का इस तरह से लिस्ट बना लिया, सब स्पेसिफिकेशन बना लिया, उसके सामने आपने प्राइसिंग लिख दिया, ठीक है। लेकिन जब आप उसका नेक्स्ट टाइम पे प्राइस इंक्रीज करोगे, तो लेट से मिंडा बोलता है कि मेरा जो ब्रास का रेट है वो 354 रुपीज है, ये 10 साल पुराने रेट है, देखो मैंने रेफरेंस भी लिखा, ये 2010 के रेट है, 10-11 के रेट है, ठीक है। आज से करीब 14 साल पुराने रेट है ये। तो 14 साल पहले ब्रास जो था, लेट से वो 354 रुपीज था, ठीक है। अभी मिंडा बोलेगा कि नहीं, मेरा ब्रास का जो रेट है वो तो आज की डेट में 400 चल रहा है, ठीक है। तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब 400 आपका रेट चल रहा है, तो उस वक्त उस वेबसाइट के ऊपर कितना दिखा रहा है, ठीक है। मान लो उस वेबसाइट के ऊपर उस वक्त 350 दिखा रहा है, 355 दिखा रहा है, 360 दिखा रहा है, कुछ भी दिखा रहा है। ये कभी अलाइनमेंट ऐसा रेयरली होता है कि सप्लायर भी बोल रहा है मेरा रेट इतना और किसी वेबसाइट के ऊपर भी सेम रेट दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर होते हैं उसके पीछे ना। वेबसाइट पे जो रेट लिखा होता है वो एक रेफरेंस के लिए रेट होता है, और जो सप्लायर के रेट होता है वो एक्चुअल बाइंग के रेट हो सकते हैं। आप उसका इनवॉइस चेक कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट उसके भी वेरिफिकेशन के तरीके हैं, बट आप हर बार उसका वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हो ना, देखने के लिए कि इनवॉइस दिखाओ अपना। और मोस्ट ऑफ दी कंपनीज की पॉलिसीज भी रहते हैं, बोलते हैं नहीं दिखा सकते हम इनवॉइस अपना। तो आपको क्या करना है, ठीक है, आप बोल रहे हो कि आपका 354 रेट है, उस वक्त बेस रेट क्या है उस वेबसाइट के ऊपर, तो आप उस वेबसाइट से उसका बेस रेट निकाल लेंगे। अभी इसमें बेस रेट डायरेक्ट ब्रास का बेस रेट आपको नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना है, आपको कॉपर का उस वक्त का बेस रेट पकड़ना है,
जिंक का बेस रेट पकड़ना है, उन दोनों का 70-30 का कॉम्बिनेशन बना के फिर ब्रास का क्या रेट आता है वो आपको उसके साथ एक सेटलमेंट पैटर्न सेट करना है उसके साथ में। जब इस तरीके से आप पैटर्न सेट करते हो, अभी पीवीसी का रेट है, पीवीसी का रेट मान लो मिंडा बोलता है मेरा 120 रुपए पर केजी है, अभी वो 120 रुपए पर केजी का जो रेट है उस वक्त प्लास्ट मार्ट के ऊपर क्या रेट दिखा रहा है, वो रेट अगर वो रेट से एक डेल्टा सेट हो जाएगा आपका। फ्यूचर में जब मिंडा बोलेगा कि मेरा अभी ये 84 से रेट 94 हो रहा है, तो आपको देखना है कि वेबसाइट के ऊपर कितने कितने का डेल्टा आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल जब आपने पीवीसी का रेट 84 सेटल किया है मिंडा के साथ में, मिंडा या कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी सप्लायर रहने दो, मैं नाम नहीं लेता हूँ, जब आपने उस वायरिंग हार्नेस सप्लायर के साथ में 84 रुपीज का रेट सेटल किया, उस वक्त में उस वेबसाइट के ऊपर लेट से था रेट 80 रुपए, ठीक है। अब एक साल के बाद मिंडा बोलता है कि मेरा ये जो 84 का रॉ मटेरियल रेट है ये 94 हो गया, 10 रुपए का इंक्रीज आ गया इसमें। अभी आपको ये डिसाइड करना है कि कितना इंक्रीज देना है, तो ये आप कैसे डिसाइड करोगे? आपके पास कोई एविडेंस होना चाहिए ना। आप बोलोगे सप्लायर को कि मुझे आप अपना इनवॉइस दिखाओ परचेजिंग का, तो वो इनवॉइस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे फर्जी काम भी होते हैं। तो आप ये सब चीजें आप ये सही तरीका नहीं है चेक करने का। तो आप क्या करोगे, आप उसको एट द सेटल टाइम बोलोगे ठीक है तुम्हारा रेट आज 84 है ना, ये वेबसाइट के ऊपर आज की डेट में जो रेट दिख रहा है वो दिख रहा है लेट से 80 रुपए। अब अगले साल में जब वो इंक्रीज के लिए आएगा तुम्हें देखना वो वेबसाइट पे 80 का कितना दिख रहा है। अगर वहां पे 80 का 90 दिख रहा है तो मतलब उसका सही है कहना 10 रुपए का इंक्रीज आया है, ठीक है हम 10 रुपए का इंक्रीज देते हैं आपको। अगर मान लो वेबसाइट पे 80 का 85 दिख रहा है तो आप बोलोगे नहीं ये 5 रुपए का, ये 10 रुपए का इंक्रीज नहीं है। फिर या तो उसको आपकी माननी पड़ेगी या फिर उसको एविडेंस प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये तरीका है जब भी आप कोई आइटम प्रोप्राइटरी नेचर का आइटम सेटल करते हो जहां पे जो ग्रेड्स और ये सब इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता, तो आपको कुछ ना कुछ एक रेफरेंस सेट करना है, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग वेल्डिंग वायर, फैब्रिकेशन इंडस्ट्री में वेल्डिंग का वायर यूज होता है, तो वेल्डिंग के वायर का ग्रेड नहीं पता होता है कि एक्चुअल ग्रेड उसमें कौन सा लगना है, बट अल्टीमेटली उसका बेस मटेरियल तो लोहा ही है, एमएस की वायर लगती है उसके अंदर, तो लोहे का क्या रेट चल रहा है उस वायर का, वो रेट के बेस पे आप वेल्डिंग वायर का रेट सेटल कर सकते हो कि जब आपने एक एक्स प्राइस सेटल किया था, लेट से वेल्डिंग वायर का सप्लायर बोलता है मैं 120 रुपए पर केजी दूंगा, अब वो 120 रुपए पर केजी जब का रेट सेटल किया उस वक्त बेस रेट क्या है, और नेक्स्ट टाइम जब आप उसको प्राइस इंक्रीज डिक्रीज देना है तो वो वायर का रेट उस जहां पे आपने बेस पकड़ा है उधर में कितना इंक्रीज आया तो उतना इंक्रीज आप पास ऑन कर सकते हो, जितना रिडक्शन है उतना रिडक्शन ले सकते हो। तो ये तरीका होता है प्राइसिंग सेटल करने का। बायर को जब भी प्राइसिंग सेटल करना है तो उनको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप प्राइस सेटल करते हो तो आपको हमेशा बेस रेट सेटल करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको ध्यान रखना। इसमें कुछ कंफ्यूजन होना स्टेटमेंट में आपको समझ नहीं आया तो मुझे बताना, मैं नीचे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलो बैक टू वायरिंग आना चाहते हैं। अभी ये 4 टाइप के मटेरियल है, ये 4 टाइप के मटेरियल के रेट कैसे मिलते हैं ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर मैं वो आपको बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल पहले पीवीसी और नाइलॉन का बता देता हूँ। ये आपको गूगल पे जाना है और plastmart.com ओपन करना है। यहाँ पे आपको ये देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो पॉलीमर्स हैं उनके यहाँ पे पॉलीप्रोपाइलिन है, इसको पीपी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है इसमें 2 ग्रेड आते हैं, एक HDPE आता है हाई डेंसिटी पॉली इथाइलिन, और एक लो डेंसिटी पॉली इथाइलिन। ये HDPE और LDPE बोलते हैं इसको ना, ठीक है। ये 2 तरह ये पॉलीमर है। फिर लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन में अलग अलग रिलायंस का रेट है, ICPL का रेट है, इसमें जो मेक है उनके रेट आते हैं। देन अदर पॉलीविनाइल क्लोराइड जो कि पीवीसी का फुल फॉर्म है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसमें 2 ऑप्शन है, आईसीपीएल का रेट है, रिलायंस का रेट है। आप कोई भी रेफरेंस एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट सेटल कर सकते हो, उसको रेफर कर सकते हो। मैं रिलायंस के ऊपर क्लिक किया, जैसे अभी रिलायंस पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो आपको रेंज मिलेगा कब का रेट चाहिए। यहाँ पे पुराना रिकॉर्ड भी है, 2023 का रिकॉर्ड भी है, 22, 20, 18, 17, 15, 14, 11, 10, देखो 2010 का भी रिकॉर्ड है। अभी देखो ये 2010 का रिकॉर्ड हमने पकड़ा हुआ है, इसमें अगर आप 2010 के टाइम पे रेट दिखाता हूँ क्या रेट थे। 1 जन 2010 का रेट देखते हैं, ये देखो 1 जन 2010 के रेट पे जो प्राइम ग्रेड्स है उसका रेट चल रहा है, मुंबई पनवेल का रेट पकड़ते हैं, हाँ ये रेट चल रहा था करीब ये 53 रुपीज बेसिक रेट है, उस टाइम पे एक्साइज ड्यूटी था, तो लैंडेड रेट जो पड़ रहा है ये कैश डिस्काउंट ये सब डाल के एक्स प्राइस जो पड़ रहा है 57 रुपीज का पड़ रहा है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन और ये सब ऐड करेंगे तो लेट से 65 रुपीज के आसपास का पड़ेगा। अभी आज की डेट में इसका रेट देखते हैं क्या है, मैं बैक करता हूँ, ठीक है।
2024 का रेट 1 जन 2024, 1 दिसंबर का रेट देते हैं, क्लोज टू 25 हो जाएगा वो। ये देखो अभी ये फॉर्म में भी अलग आने लग पड़ा, पहले ऐसे टेबल दिखता था, अभी प्राइस पॉलिसी एक्सवर्क्स, ये एक्सवर्क्स प्राइस आ गया। देखो अभी ये इसमें अलग अलग ग्रेड्स हैं, अगर आप देखोगे ना, मैं थोड़ा बड़ा किया इसको, बड़ा जूम करता हूँ, इसमें ये अलग अलग ग्रेड्स हैं पीवीसी के। और ये स्टेट दे रखा है कहाँ, कौन कौन सी स्टेट का है। तो हम लोग महाराष्ट्र में है, तो मैं पुणे का रेट देखता हूँ क्या है। ठीक है, नासिक, पुणे, ये अलग अलग सिटी के रेट भी हैं यहाँ पे। पुणे में आज की डेट में जो रेट है वो 84 के आसपास का जो रेट चल रहा है पीवीसी का। तो ये 84 का रेट आप करंट रेट पकड़ सकते हो, करेक्ट। ठीक है, इसमें हम लोगों ने उस टाइम भी 84 लिया था, वो पीवीसी का पेस्ट ग्रेड था। करंट रेट आप मान लो आपने इसमें 84 पकड़ लिया इसमें ना। ठीक है, और मैं लास्ट रेट जो कर रहा हूँ ना, लास्ट रेट को मैं 65 के आसपास, हमने देखा 60 रुपीज के आसपास, वो कर देता हूँ। ठीक है, करेक्ट कर देता हूँ इसको। तो ये अगर मैं यहाँ पे इसको माइनस करूंगा तो लगभग 24 रुपीज का इंक्रीज है। अगर मैं इसको परसेंटेज में निकालूंगा दिस, तो करीब 40% का इंक्रीज आ गया लेट्स से। ठीक है, अभी ये देखना, ये मेरी शीट है ना, लेटेस्ट रेट में अपडेट हो जाएगी, है ना, निकालते निकालते। ठीक है, ये हमने पीवीसी का रेट अपडेट कर दिया। अभी हम लोग अपडेट करते हैं इसका रेट, नाइलॉन का रेट अपडेट करते हैं। ठीक है, अभी देखो ये नाइलॉन 6 और PA6 भी बोलते हैं इसको, नाइलॉन को ना। ठीक है, और नाइलॉन 66 का रेट, ये नाइलॉन 6 और PA66, ये ग्रेड भी, CIF का रेट मिलता है इसमें, रिलायंस का रेट नहीं मिलता। ठीक है, अभी ये PA66 का देखो, इसमें डॉलर में रेट आ रहा है इसका ना, डॉलर में मंथ, US, जर्मनी, ताइवान, साउथ कोरिया। हम लोग चाइना का रेट पकड़ लेते हैं। चाइना का रेट क्या आ रहा है, चाइना का रेट, ये दिसंबर 2024 का चाइना का जो रेट है वो $2.39। अभी ये किस में है, पर केजी में है ये रेट, देखो $, पर केजी में यूनिट है यहाँ पे, 2.39 पर केजी। अभी 2.39 पर केजी को अगर मैं देखता हूँ, कन्वर्ट करता हूँ, कैलकुलेटर लेते हैं, 2.39 डिवाइडेड इंटू डॉलर का रेट, आज का डॉलर का रेट निकालते हैं, क्या है, गूगल पे जाओ, USD वर्सेस INR टुडे। ठीक है, तो डॉलर वर्सेस INR 86.43 समथिंग दिखा रहा है। मैं राउंड ऑफ में 87 पकड़ लेता हूँ लेट से। ठीक है, क्योंकि बाकी के कुछ एक्सचेंज और ये सब करेंसी चार्जेस भी लगते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर मैं इसको 87 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरा नाइलॉन का रेट आ रहा है 207 रुपये 93 पैसे। मुझे लग रहा है शायद ही मैंने लेटेस्ट रेट डाले होंगे इसमें, क्योंकि सेम रेट पकड़ रहा है, चेंज ही नहीं हुआ इतने साल से, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एक रेफरेंस के लिए मैं पुराना रेट भी निकाल लेता हूँ, 10 साल पुराना इसमें क्या था, अगर मुझे इसको अपडेट करना है रेट को, 10 साल पहले के रेट्स है क्योंकि ये। ठीक है, ये नाइलॉन के इसमें देखो मेरे पास कब से रेट है। नाइलॉन का लास्ट बैकअप जो है वो 2019 का है। 2019 में 2.65 थे, तो बढ़े हुए थे, बल्कि अभी सस्ता हुआ है नाइलॉन। लास्ट 3.7, मतलब ज्यादा था, ज्यादा से कम हुए रेट अभी। ठीक है, चलो मैं ये मान के चलता हूँ कि इसमें कुछ इन्फ्लेशन नहीं आया, ये प्राइस जो है वो सेम है, दोनों का सेम है, 0% इम्पैक्ट आया, पीवीसी का रेट बढ़ गया। ठीक है, अभी ब्रास का रेट निकालने के लिए हम लोगों को LME की साइट पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना है उसके लिए, यहाँ पे डालना है LME, लंदन मेटल एक्सचेंज बोलते हैं उसको ना। ये लंदन मेटल एक्सचेंज की साइट पे गए। ठीक है, अभी यहाँ पे अपने को जाना है, डिटेल में आगे लेटेस्ट में जाते हैं, क्लियर PDF सी और नोटिफिकेशन, मार्केट डेटा, इसमें जाना है अपने को, मार्केट डेटा में जाना है अपने को। ठीक है, लंदन मेटल एक्सचेंज की वेबसाइट खोल के, उसके बाद में रिपोर्ट्स एंड डेटा, LME रेफरेंस प्राइसिंग, LME ऑफिशियल प्राइस एक्सप्लेन, इसको लिंक ओपन करके देखते हैं कौन से में है। पहले यहाँ पे एक हिस्टोरिकल डेटा का ऑप्शन आता था, अभी चेंज हो गया थोड़ा वेबसाइट। LME ऑफिशियल प्राइस एक्सप्लेन्ड,
देखते हैं खोल के इसको। हिस्टोरिकल डाटा, यस देखो मिल गया, हिस्टोरिकल डाटा में जाना है, आज भी वैसे ही है। ठीक है, हिस्टोरिकल डाटा में यहाँ पे अपने को देखना है स्टैंडर्ड डाटा रिपोर्ट्स $78 USD 7 देखें इसको खोल के देखते हैं। यहाँ पे करंट कैलेंडर ईयर, अभी इसमें नॉन फेरस फेरस कैटेगरी ऑफ दिस डाटा इज अवेलेबल ऑन नेक्स्ट डे डिलीट बेसिस वेबसाइट। देखते हैं इसमें है क्या कुछ पीडीएफ में। इसमें एक्सेल भी आता है डाउनलोड ना, मैं आपको एक्सेल भी बताता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। इसमें नॉन फेरस पे जाते हैं, एल्यूमिनियम कॉपर, यहाँ पे मंथली एवरेज प्राइस नॉन फेरस, रिपोर्ट्स एंड डाटा। आप थोड़ा सा इस वेबसाइट के ऊपर सर्फिंग करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ से मिलता है। बिकॉज मैं 10-15 साल के बाद निकालूंगा, थोड़ा टाइम लग रहा है। मंथली और मंथली एवरेज में पकड़ते हैं। ठीक है, चलो इसको डाउनलोड करते हैं। देखो यहाँ पे भी रेट दिया हुआ है, इधर से भी आपको रेट का रेफरेंस मिल सकता है। ठीक है, इसमें अपने को F3 कौन कौन से मटेरियल हैं, एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम का रेट मिला हुआ है यहाँ पे आपको। ठीक है, मास्क प्राइस कंफर्ट कोड 71 दिसंबर। एक सेकंड हो जरा, मार्केट डेटा में हम गए, मार्केट डेटा एनालिसिस में रिपोर्ट्स एंड डेटा। ठीक है, उसके बाद में मंथली एवरेज, फेरस इंट्राडे प्राइस एंड ट्रेड डेटा, थर्ड डे मंथली ओवरव्यू, इंटरेस्ट। आप थोड़ा सर्फिंग करो इसके ऊपर, मिल जाएगा आपको। ठीक है, मैं एक्सक्यूज कर रहा हूँ अभी। ठीक है, बिकॉज सेशन चल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा टाइम इस पे हंटिंग पे स्पेंड नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अदरवाइज किसी और लेक्चर में मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा इसका। एलएमई की साइड से आपको ये डाटा मिल जाएगा, वहां से आप दोनों कॉपर और उसका जिंक का रेशियो मिक्स करके आप इसका ब्रास का भी लेटेस्ट रेट निकाल सकते हैं, और कॉपर का रेट का रेफरेंस भी आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, पहले हिंदुस्तान कॉपर की साइड से मिलता था, बट अभी उन्होंने सर्कुलर देना बंद कर दिया है। ठीक है, पहले सर्कुलर आता था तो आप वहां से सर्कुलर ले भी सकते थे। ठीक है, अभी एक बार देखते हैं। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। मैंने आपको बता दिया कि प्राइस अपडेट कैसे करना है और लेटेस्ट प्राइस में कैसे कन्वर्ट करना है। अभी मैंने यही किया हुआ है यहाँ पे। देखो, जब भी आपका वायरिंग हार्नेस का प्राइस है ना, आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है। आपको प्रोसेस फॉलो करना है कि सबसे पहले आपको अपने जो सप्लायर है उससे पूरा डिटेल आपका इनपुट मटेरियल का लिस्ट ले लेना है पूरा। हर मटेरियल को कोई कोड असाइन कर देना है। जैसे यहाँ पे एक वायरिंग हार्नेस 082041XX, ऐसा एक सीरीज में कोई कोड डिसाइड कर सकते हो आप, उसको एक कोडिंग दे सकते हो उस पर्टिकुलर आइटम को। वो कोडिंग देने के बाद वो एक यूनिक कोड हो जाएगा उसका। ठीक है, उसके बाद उसका मटेरियल डिफाइन कर सकते हो, क्या मटेरियल आपने किस कैटेगरी में उसको पकड़ा है। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, कॉपर की वायर पूरा सिर्फ वो कॉपर में आएगा, टर्मिनल सारे ब्रास में आएंगे। ऊपर की कॉपर की जो ऊपर का इंसुलेशन है वो पीवीसी है, वो पीवीसी में आएगा। जितनी सील्स हैं वो सब पीवीसी में आएगी। ग्रोमेट है, ये सब पीवीसी में आएगा। विनाइल ट्यूब है, कोरुगेटेड ट्यूब है, ये सब पीवीसी में कंसिडर होंगी। ठीक है, चौथा है जितने कपलर है, हाउसिंग्स हैं, वो सब आपका जिसमें टर्मिनल इंसर्ट होता है उसको हाउसिंग बोलते हैं, कपलर हाउसिंग, वो सब नाइलॉन 66 ग्रेड में आएंगे। ठीक है,
वो आपको सबके सामने मटेरियल की कैटेगरी दे देनी है, उसके बाद में उसका यूनिट दे देना, उसका यूनिट क्या है, पर मीटर है, पीस है, वायर रेट के लिए बेसिकली इसका रेट किस यूनिट में है, वायर के रेट, कोरुगेटेड ट्यूब के रेट, विनाइल ट्यूब के रेट, कोरुगेटेड ट्यूब को कोट ट्यूब भी बोलते हैं, कोट ट्यूब, विनाइल ट्यूब को वी ट्यूब बोलते हैं, ठीक है, ये सब रेट पर मीटर में होते हैं। और बाकी जो आपका कपलर्स हैं उनके रेट पर पीस में होते हैं, ठीक है। और आई बिलीव यस ये इसमें पैरामीटर रहते हैं। उसके बाद में आपको अगर स्टैंडर्ड वेट आपके पास है तो सबसे बेस्ट है। आप अगर आपने हर आइटम का स्टैंडर्ड वेट कर रखा है, जैसे कुछ आइटम के मेरे पास स्टैंडर्ड वेट्स हैं, जैसे इसका कपलर का ये MTB 9.5F, ये जो मेल टर्मिनल है ये ना, ठीक है, टीबी को बोलता है टर्मिनल, ठीक है। अब इसका 0.003476 ये वेट है। अभी आप बोलोगे इतना कम वेट कैलकुलेट कैसे किया, तो इसके लिए क्या करना होता है, 100 टर्मिनल्स का वेट किया आपने और उसको 100 से डिवाइड कर दिया तो एक का वेट आ जाएगा, ठीक है। तो आपने अगर वेट ले लिया तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी रॉ मटेरियल चेंज होता है तो आप प्राइस में तो पूरा प्रोसेस कॉस्ट भी इंक्लूड रहता है। अगर आपने मान लो ये पीवीसी का है, 40% का इंक्रीज है, अगर आपने पार्ट में 40% दे दिया, मतलब आपने प्रोसेस कॉस्ट में भी इंक्रीज दे दिया उसको, ठीक है, जो कि सही तरीका नहीं है। बट क्या होता है कि अगर आपके पास वेट है तो सबसे बेस्ट है, आप क्या करोगे, सिर्फ रॉ मटेरियल के ऊपर 40% का इंक्रीज दोगे, आप रॉ वेट के ऊपर दोगे आप। लेकिन नहीं है, लेकिन प्राइस तो अपडेट करना है, तो फिर यही तरीका है, तो आपको जो आइटम का लास्ट रेट है उसके ऊपर आपको 40% इंक्रीज कर दो तो उसका करंट रेट आ जाएगा। तो मोरोवर ये भी एक तरीका है, क्योंकि वायरिंग हार्नेस के अंदर जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहता है वो वायरिंग वायर का रहता है, बाकी के आइटम्स का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है मटेरियल्स का, और बहुत ज्यादा पीवीसी और नाइलॉन के रेट में चेंजेस भी नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, लेकिन अगर आप इसका पर आइटम का वेट करके रख लोगे तो सबसे बेस्ट है, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में आपको क्या सिंपल फॉर्मूला लगाना है, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला है, अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखना। एक्चुअल में जो फॉर्मूला है, जैसे मान लो ये लास्ट रेट है दिस इनटू, अभी इसमें 40% का इंक्रीज आया, ये F4 कर देता हूँ मैं, तो कितना आ गया 0.04, ठीक है। बट मेरे को सिंगल फॉर्मूला लगाना था तो मैंने क्या किया, वी लुकअप लगाया यहाँ पे सिंपल। वी लुकअप का फॉर्मूला आपको पता है कि वी लुकअप का आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे वी लुकअप लगाया मैंने। वी लुकअप से मैंने, अगर मैं इसको सिंपल दिखाऊंगा, देखो मैंने क्या किया, अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज का निशान भी डाल दूँ, तो बेसिकली मैंने क्या किया, जो परसेंटेज था वो मैंने पुल कर लिया, पहले 40% यहाँ पे आ गया, और फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया लास्ट रेट से, ये मेरा वैल्यू आ गया, इम्पैक्ट जो आ गया इधर में 4% का आ गया। मैं इसको नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ क्योंकि नंबर चाहिए मुझे, तो 0.04 का इसमें इंक्रीज आ गया। यही मैंने यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मूला से किया है, और यहाँ पे मैंने वी लुकअप कर दिया। वी लुकअप का बेनिफिट क्या होगा, मैं इसको पूरे को नीचे ड्रैग कर दूंगा, तो मेरा जो है वो सिंगल फॉर्मूले से काम चल जाएगा, मुझे अलग अलग के लिए अलग अलग फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा इस सब आइटम्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने सर्च की, इसको ये कर दिया, वी लुकअप का रेंज सिलेक्ट कर लिया, जितना नंबर है जैसे 1 2 3 4 5 6 वो नंबर डाल दिया, तो मेरा सिंगल से काम होगा। और फिर मैंने जो डेल्टा आया है उसको और लास्ट रेट को प्लस कर दिया, तो मेरा करंट रेट आ गया। इस तरीके से आप अपना प्राइस हमेशा अपडेट करते रह सकते हो, ठीक है। सिंपल, लास्ट बेस सेटल करना है, जब भी सेटलमेंट करना है, आइटम्स की डिटेल प्रिपेयर करनी है और आपको अपना प्राइस अपडेट करना है। अगर आपके पास हर पार्ट का फिनिश वेट है तो आप फिनिश वेट पकड़ के उसके ऊपर सिर्फ रॉ मटेरियल के ऊपर भी इंक्रीज दे सकते हो। ये सिंपल तरीका है रो वायरिंग हार्नेस की वर्किंग करने का। तो जब भी आपका, इसमें एक और चीज बता देता हूँ, मोस्टली क्या होता है कि हर आइटम का आप सेटल नहीं कर सकते हो उसमें ना, कि इसके ऊपर कितना इंक्रीज है, कितना कितना इंक्रीज आएगा। तो मोस्टली आपको क्या करना था, जो आपका हाईएस्ट वॉल्यूम वाला प्रोडक्ट होता है ना, उसके साथ में आप बेस सेटल करके रख लो, तो जितना भी इंक्रीज बेस में आएगा उतना इंक्रीज आप दूसरे उसमें पास ऑन कर सकते हो। नहीं तो आपके पास में हर आइटम का कॉस्टिंग, डिटेल कॉस्टिंग रहता ही है, तो उसमें आप प्राइस अपडेट करोगे तो आपका कॉस्टिंग अपग्रेड होके आ जाएगा। ये सिंपल तरीका रहता है। इसमें अगर आपको कोई लगता है समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से बात कर सकते हो, मेरा जो कमेंट में लिखना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा क्या क्वेरी है, एक नया सेशन इसी के लिए शूट कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।